हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की थ्योरी का पार्ट फर्स्ट। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो देखिए, अगर हम लोग ध्यान दें, ये जो चैप्टर है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका वेटेज कितना है? तो अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 ईयर्स इसका वेटेज बनता है 3.61%। इस पे देखिए, जैसे दो क्वेश्चंस आए 2024 में, 23 में दो क्वेश्चंस आए, 2022 में एक आया, 21 में एक आया, 20 में एक आया, और इनका डिफिकल्टी लेवल एवरेज था। कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, टॉपिक कौन कौन से थे? जैसे कि टॉपिक था हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। 23 में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट या फिर बायट सवेट लॉ, और उस पर फिर आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एम्पियर सर्किट लॉ। इन पर ये सारी चीजें पूछी गई हैं। फिर है कि हमें किन चीजों पर फोकस्ड रहना है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फोर्स कैलकुलेशन, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन, इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जन, यानी कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर या वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को समझना है। पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री वगैरह पर ध्यान देना है कि उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाली जाती है। फिर वही आ जाता है इंस्ट्रूमेंट मॉडिफिकेशन या शंट कैलकुलेशन, यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाए या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाए। और इसी तरीके से फिर फील्ड कैलकुलेशन, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, इस पर बेस्ड जो सारी चीजें हैं, इनके अकॉर्डिंग निकल कर आते हैं टॉपिक्स कि इनके अराउंड ही आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है। तो क्वेश्चन किस तरीके के सॉल्व करने हैं आपको? ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो एवरेज लेवल के होंगे, और फिर थोड़े क्वेश्चंस आपको एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल के भी सॉल्व करना है इन टॉपिक्स के अराउंड। ठीक है, इन टॉपिक्स के अराउंड। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग जो हमारी थ्योरी है उसको फिनिश करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। देन इस पे नेक्स्ट डे हम लोग जो इसके प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या होती है, जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। देन बायट सवर्ट्स लॉ और उसके जो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, एम्पियर सर्किट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, force on a moving charge in uniform magnetic field and electric field, motion of charged particle in a uniform magnetic field, magnetic force on a current carrying conductor, then force between two parallel current carrying conductors, टॉर्क क्या होता है और कैसे निकालते हैं जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस किया जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन वाले भी जो चीजें हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या है? यानी कि अगर हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, उसको कहीं पर प्लेस किया, तो उस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन जहां पर कि अगर हम कोई एक दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं और वो जो दूसरा मैग्नेट जिसको कि हम लेकर आए हैं उसमें एक या तो फोर्स लगे या तो टॉर्क लगे, तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर ऐसा चीज कर रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो सिमिलरली व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये भी देखा गया है कि जब किसी मैग्नेट को हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हैं तब भी उसमें उसी तरीके का फोर्स या टॉर्क लग रहा होता है। एक्चुअली वहां पर फोर्स लगता है क्योंकि अनइवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है, इस वजह से वहां पर फोर्स, नेट फोर्स निकल कर आता है। तो जब ऐसा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, हम ये कहते हैं कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यही करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। एक चीज याद रखिएगा, मैं यहां पर आपको उस तरीके से चीजें बता रहा हूं जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चीजें डेवलप कैसे हुई, पहले क्या निकल कर आया, फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजों के बजाय मैं फोकस्ड उस चीज पर हूं ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी जहां से लानी है, वो आपने पढ़ा जरूर है सब कुछ, बट क्लैरिटी कैसे आएगी उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर
अलग तरीके से बताते हुए आपको चल रहा हूं। यहां पर अगर आप देखें तो बायट-सवर्ट लॉ एक लॉ है जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। अब अगर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, किसकी वजह से? इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो हमें यह देखना होगा कि आखिर उस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पूरी वायर को कंसीडर करने की बजाय हम मानते हैं इस वायर के छोटे से हिस्से डीएल को, जिसको कि बोलते हैं एलिमेंट, जब उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आई का तो वो बन जाता है करंट एलिमेंट। यानी कि एक वायर में हमने माना कि एक अभी छोटा सा हिस्सा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट पी। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस तरीके के बहुत छोटे 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 हिस्से ऐसे कंसीडर कर लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर बन रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम करते हैं वेक्टर सम, और उसके बाद जो रिजल्टेंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो निकल कर आ जाती है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, जो राइट हैंड थंब रूल होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से कर्ल करते हैं। राइट हैंड की फिंगर्स को कुछ इस तरीके से कर्ल करते हैं और थंब को उन कर्ल्ड फिंगर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर रखते हैं। तो अगर हम अब क्या करें, ये जो हमने अपने राइट हैंड को इस तरीके से कर्ल, उसकी फिंगर्स को कर्ल करके थंब को ऐसे प्लेस किया है, हम अपने पूरे इस राइट हैंड में वो जो वायर है, जिस जगह की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, उस वायर के उस हिस्से को अपने हाथों से ग्रैब कर ले। क्यों? क्योंकि वायर अगर स्ट्रेट वायर है तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन पर पॉइंट आउट करना चाहिए। तो हम राइट हैंड थंब रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हमें ये चीज करनी है तो इसके लिए हम अपने राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करेंगे, थंब को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर प्लेस करेंगे, और फिर जो वो हिस्सा है जहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यानी कि जहां पर करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की डायरेक्शन पर पॉइंट आउट करते हुए हम थंब को ऐसे रखेंगे कि वो करंट की डायरेक्शन पर हो, और जो अपनी कर्ल्ड फिंगर्स है वो उस वायर को ग्रैब कर ले अगर, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हम यहां पर इस डायग्राम पर देखें तो क्या होगा कि ये जो हमारा डीएल है और इस पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करें, थंब की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन पर जब पुट करेंगे तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस के साइन का। यानी कि इस जगह पर क्रॉस का साइन बनेगा। क्या बनेगा? क्रॉस साइन। यानी कि इस पी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरीके का डॉट बना हुआ, एक्चुअली वो पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्स से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि क्रॉस से, जो कि गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने ये जो डीएल एलिमेंट माना है, ये एक वेक्टर हम मानते हैं, और उससे जो हम ये पी पॉइंट की डिस्टेंस लेते हैं वो भी हमारा आर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो थीटा कहलाता है। जब इतनी चीज हो जाती है, यानी कि हमारे पास एक सोर्स है जिसको कि हम बोल रहे हैं करंट एलिमेंट, और ये सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। सो एट पॉइंट पी, जो कि है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट आई डीएल, डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है, और यहां पर एक्स से क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमें तो यहां पर अभी पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि डायरेक्शन पता चल गई। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो डीबी बराबर हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई टाइम्स डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, जहां पर ये जो डीबी है वो एक छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बता रही है एट पॉइंट पी। So direction of magnetic field produced due to a current carrying straight wire can be obtained by the right hand thumb rule. Right hand thumb rule की हेल्प से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें ही ये जो हमारा बायट-सवर्ट लॉ है, इसमें ही अगर इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स पर लिखना हो
तो dB बराबर हो जाता है, और वेक्टर साइन हट जाता है, dB बराबर हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतनी चीज वहां पर बन जाती है, क्योंकि dl क्रॉस r जो होता है वो dl टाइम्स r टाइम्स साइन थीटा होता है। तो r से r यहाँ पर जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास म्यू नॉट आई dl साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। फिर है कि अगर हम एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। सो इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n number of turns carrying a current I through the turns, then magnetic field at center of coil is given by, तो B बराबर हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ये क्या है, एक सर्कुलर करंट कॉइल जिसका कि रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट उससे I पास हो रहा है हर एक टर्न पर। ये यहां पर ध्यान दीजिए, आपने ये इस तरीके से यहां से पढ़कर और यहां तक आंसर तो निकाल लिए, सब निकाल लेते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है, बट यहां पर जहां पर गलती होती है मैं उसकी अगर बात करूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए कि एक कॉइल है जिसपे कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये चीज दी हुई है कि हर एक टर्न में करंट आई है। इन केस किसी तरीके से अगर आपको एक कॉइल दे दी जाए जिसपे कि n टर्न्स हैं, बट वो हर एक टर्न में जो करंट है वो अलग अलग अगर होगा, तो आपको टोटल करंट यहां पर लिखना पड़ेगा I1 I2 I3 इस तरीके से करके, उन सभी को सम अप करके। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, जिसने की सेंटर पर एंगल थीटा सबटेंड किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पॉइंट पर कितना होगा हमें ये बताना है, यानी कि एक वायर है कुछ इस तरीके से बेंड है और इस पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें निकालना है। अगर इसने, ये जो हमारा वायर है, इसने यहां पर अगर थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है इसके सेंटर पर, तो ये बन जाता है बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r टाइम्स थीटा बाई 2 पाई। बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, और यहां पर आ जाएगा थीटा बाई 2 पाई। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सर्कुलर कॉइल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, कुछ इस तरीके की ये सर्कुलर कॉइल है, और ये वाला जो डैश 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 वाला रीजन है इसको समझिए कि पीछे तरफ है। ठीक है, तो ये पीछे तरफ है, तो करंट जो है वो हमारा, अगर आप पी की तरफ से खड़े होकर देखें, अगर आप पी की तरफ से खड़े होकर देखेंगे तो जो करंट आपको दिखाई देगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, यहां पर आप करंट की डायरेक्शन को इमेजिन कर सकते हैं कि इधर से करंट ऐसे गया नीचे तरफ, और फिर यहां से ऐसे उठकर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा करंट की डायरेक्शन पर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो हम किस तरीके से इसको समझ रहे हैं वो अच्छे से ध्यान देना होगा। और करंट की डायरेक्शन पर खासकर, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कि कुछ हल्का सा जो करंट डायरेक्शन है उस पर मिस्टेक हो गया है, तो आप क्या करिए, एक चीज का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर जो इसको मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि करंट कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओके, तो जब इस तरीके से है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी एट पॉइंट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड निकलकर जो आएगा, अगर सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस आर है और यहां पर जो इसका रेडियस है वो कुछ है, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर बाई 2, और यहां पर बनेगा फिर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहां पर रेडियस हम लोग ले रहे हैं इसका कैपिटल आर। अब अगर क्या किया जाए कि इसी जगह पर आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू कैपिटल आर, यानी कि जो यहां पर सर्कुलर क्वाइल है या रिंग है उसके रेडियस बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट विच दैट पॉइंट पी इज सिचुएटेड। तो उस केस में ये जो पूरा फॉर्मूला है, इस कंडीशन के बाद जाकर
वो बन जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। तो ये जो निकल कर आया फॉर्मूला, ये किसके लिए निकल कर आया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सियल लाइन। सो देखते हैं अब हम ये जो एम्पियर्स लॉ है, जिसको कि एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं, आखिर वो क्या होता है। तो ये कुछ कुछ हमारा गॉस लॉ से रिजेंबल करता है। तो इसमें क्या है, इक्वेशन इसकी होती है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट समेसन आई, यानी कि द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times the net current I threading through the area enclosed by the closed path। अब इसमें ये जो आखिरी वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसको हम लोग भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कभी, क्योंकि अगर इसको ध्यान दिया होता तो समझना बहुत आसान हो जाता। वैसे एम्पियर्स लॉ पहले ही बहुत आसान है। तो यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक लाइन इन्होंने लिख दी कि थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले तो ये समझिए कि जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ में हम देखते हैं एक क्लोज्ड सरफेस। क्या देखते हैं? क्लोज्ड सरफेस। तो जब क्लोज्ड सरफेस देखते हैं तो उसके अंदर, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कुछ तो वॉल्यूम एनक्लोज्ड होगा, है कि नहीं? और फिर उसी वॉल्यूम में जितने भी, मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होते हैं, हम उसको कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम क्योंकि एक क्लोज्ड पाथ की जगह पर एक एक यहां पर ऐसा चूज करें कि इस मतलब एक कोई एरिया है, लेट अस सपोज, ओके, और वो एरिया क्लोज्ड है। तो वो क्या करता है, एरिया अगर क्लोज्ड है, इसका मतलब ये है जैसे ये बॉटल है, बॉटल का ये कुछ एरिया सरफेस है और इसने कुछ अपने अंदर वॉल्यूम को समेट रखा है, वॉल्यूम को कवर कर रहा है वो एरिया। इसी तरीके से अगर कोई एक क्लोज्ड पाथ होता है, तो क्लोज्ड पाथ के अंदर एक एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ, ये लाइन समझ पर आई? एरिया इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ, यानी कि अगर आप एक वायर रख दें यहां पर ऐसी, या कोई धागा रख दें, तो उसके अंदर जो एरिया बन रहा होगा वो कहलाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो यहां पर अब हमें ये जो एक्सप्रेशन है क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट समेशन आई, इसमें ये क्या है? समेशन आई। तो ये जो समेशन आई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेट करंट को। अब ये नेट करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट हम करंट कैलकुलेट करेंगे इस लाइन की हेल्प से कि थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, यानी कि इस क्लोज्ड पाथ के अंदर अंदर जितने यहां पर करंट हैं, उनकी वजह से ही यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंट्रीब्यूशन आएगा इस एम्पियर सर्कुलर लॉ में। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट समेशन आई, यानी कि यहां पर जो आई है, यह समेशन जो आई लिखा हुआ है, उस पर आपको I1, I2 और I3 तीनों का ही जो वैल्यू है सम अप करके बताना होगा। अब इस पे अगर आप ध्यान दें तो जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर डॉट से बनी है, इधर डॉट से बनी है और इधर क्रॉस से बनी है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की के लिए उस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड और उस तरीके की जो करंट है जिसपे कि वो गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है या कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, उसके लिए हम ये जो नोटेशंस यूज करते हैं डॉट और क्रॉस का, मैग्नेटिक वाले के लिए तो समझ पर आ गया होगा। यहां पर आपको क्या देखना है कि अगर यहां पर ऐसे वायर्स है, तो इन वायर्स की वजह से दो वायर क्योंकि एक डायरेक्शन पर है और जो तीसरा वाला है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर है, तो यहां पर जो नेट इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक सॉरी वो करंट की वैल्यू कम होगी। तो ऊपर वाले के लिए ये जो डायग्राम ऊपर दिया हुआ है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और माइनस I3 हो जाएगा, I1 प्लस I2 और ये इधर हो जाएगा -3। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो बन जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है।
अब यहां पर हम एम्पियर्स लॉ जो है उसके कुछ एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर कैसी है, फाइनाइट लेंथ की है। फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लेंथ जिसको कि हम आसानी से मेजर कर पा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ एट पॉइंट पी सिचुएटेड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस आर। अब ये जो दोनों हैं, ये हमारे, ये पॉइंट पी में इस तरफ एंगल बन रहा है φ1, उधर बन रहा है φ2, इधर से इस वायर से लेकर वहां तक डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। एक्चुअली यहां पर क्या होगा कि इस पॉइंट पर अगर आप एक्स वाले की तरफ से देखें और वाई वाले की तरफ से देखें, तो इस जगह पर, क्योंकि ध्यान दीजिए इनफाइनाइट नहीं है, ये वायर इनफाइनाइट नहीं है, तो ये टर्म एक्स्ट्रा आते हैं, साइन फाई और साइन φ2। तो अगर ये जो पॉइंट पी है वो किसी सिमेट्री में लाई करे और परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ वायर, तो उस समय आपको φ1 बराबर φ2 बराबर φ ये कंसीडर करना होगा, और फिर ये बन जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर टाइम्स 2 साइन थीटा। तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई साइन फाई बाई 2 पाई आर। अब अगर यहां पर फाई बराबर था तो ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर फाई बराबर नहीं होता तो एक हमारा जो सीधा सीधा आंसर है वो निकल कर आ जाता है, यानी कि φ1 और φ2 अगर दोनों ही 90 डिग्रीज के हैं तो साइन 90 वैल्यू 1, और यहां पर हम देखेंगे म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, आपको मैग्नेटिक फील्ड का वो फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको कि आपने एक इनफाइनाइट साइज की या इनफाइनाइट लेंथ की वायर जिसपे कि करंट आई फ्लो कर रहा है एट अ डिस्टेंस आर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था। अब इसी फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दें कि वायर जो है एक्स वाई वो सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है वो एक एंड पर हो, तो एक एंड पर होने पर जो φ1, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ये जो पॉइंट पी है वो उसके एक एंड पर है और वो है अपर एंड के किनारे पर, तो φ1 वहां पर हो जाएगा 0 और φ2 हो जाएगा 90 डिग्री। उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब जब आपके पास एक पॉइंट पी है वो एक एक्सियल पोजीशन पर है करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या होगा, उस समय हो जाएगा बी बराबर 0। यानी कि अगर एक वायर जिस डायरेक्शन पर है और उसी डायरेक्शन पर पॉइंट पी आप चूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके लिए 0 निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 180 डिग्री, और दोनों ही केस पर साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो हमें टोटल वैल्यू 0 मिलेगी। अब वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का, अब उस पे क्या होगा, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड विल बी हाफ दैट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब है इस पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक सिलेंड्रिकल वायर। अगर हमारे पास एक कोई थिक सिलेंड्रिकल वायर है और उस थिक सिलेंड्रिकल वायर के अंदर, मतलब उसके वायर के अंदर और उसके बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो क्या होगी। तो इस पे क्या करें कि ये जो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ये कहता है कि अगर हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया, क्या किया, अगर हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया तो उस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है उसका कंट्रीब्यूशन जाता है यहाँ पर v डॉट डी एल में। तो क्या करेंगे हम कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये मान लेंगे कि ये जो आई करंट इस थिक सिलिंड्रिकल वायर में जा रहा है वो उसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जा रहा है। तो अगर सिर्फ कुछ हिस्से में ही हमें निकालना है कि कितना करंट होगा तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम करंट डेंसिटी निकाल लेंगे।
तो करंट डेंसिटी हो जाता है करंट डिवाइडेड बाई जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो करंट डेंसिटी बन जाएगी आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देन अगर आपको इस छोटे वाले एरिया में कितना करंट पास हो रहा है वो निकालना है, तो आप पाई स्मॉल आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको जो इसके अंदर वाला है वो पता चल जाएगा कितना करंट मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ द वायर। तो आउटसाइड पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन जाएगी बी बराबर म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, और आर जहां पर है सेंटर से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस। अब अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है। कैसे निकल कर आया, हमने बस क्या किया कि ये जो हमारे पास बार्ट सवर्ट लॉ है उसमें जो इसका सॉरी वो एम्पियर्स लॉ, सॉरी बार्ट सवर्ट नहीं, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ जो है हमारा उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जिसमें कि हम लोग यहाँ पर बी टाइम्स, अगर यूनिफॉर्म इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है तो बी टाइम्स जो लेंथ ऑफ एम्पियरियन लूप होता है बराबर म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दैट एम्पियरियन लूप। तो यहां पर इसके छोटे वाले के लिए क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है अंदर, उसको अगर हमें निकालना है उस एम्पियरियन लूप के अंदर करंट कितना मौजूद है वो निकालना होगा। तो वो निकल कर आएगा करंट डेंसिटी टाइम्स पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर स्मॉल वार है। ठीक है, तो ये करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पियरियन लूप निकल कर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पर ही हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। देखिए अगर यहाँ पर ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। अगर हमारे पास एक हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा करंट है वो उसके इसके थ्रू जा रहा है, जो यहां पर इस पे मेटल है उसके थ्रू जा रहा है करंट। यानी कि अगर हम अंदर कोई एम्पियरियन लूप ड्रॉ करते हैं, उस एम्पियरियन लूप के अंदर कोई करंट मौजूद नहीं होगा, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जीरो निकल कर आएगी। फिर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। एक जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। द फेस वेयर करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज बिहेव्स एज साउथ पोल, एंड द फेस वेयर करंट इज सीन फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज बिहेव्स एज नॉर्थ। तो एक सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है वो एक्सियली डायरेक्टेड होती है। अब यहां पर क्योंकि हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा मैं जो 4 पॉइंट्स हैं इसके उनको सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूं। और वो ये है कि एक सोलेनॉइड बिहेव करती है एज अ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके की होती है बिल्कुल उसी तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बिहेव करता है। पहली बात ये। दूसरा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह है, तो बार मैग्नेट पे तो दो पोल्स होते हैं, तो क्या सोलेनॉइड पर भी दो पोल्स होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये जो सोलेनॉइड है वो बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट। इसके पास दो पोल है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा किस साइड पर, जहां पर की जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा दिख रहा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर पर यहां पर करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहां पर बन रहा होगा साउथ पोल, और वो वाला फेज जिस जगह पर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरफ से, उस साइड आपको नॉर्थ पोल मिलेगा। और एक जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और अगर हमारी इनफाइनाइट साइज की एक सोलेनॉइड है तो उस केस में सारी की सारी लाइन अंदर पैरेलल हो जाती हैं। अब देखिए, फॉर अ सोलेनॉइड कॉयल ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट एन आई। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो फॉर्मूला है बी बराबर म्यू नॉट एन आई वो किसी भी तरीके की सोलेनॉइड के लिए नहीं है।
इस पे एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए, तभी उसके एक्सियल डायरेक्शन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो B बराबर म्यू नॉट एन आई होगी, जहां पर N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I है हर एक टर्न में कितना करंट है। यानी कि इनफाइनाइट लेंथ से क्या मतलब है, तो एक ऐसी सोलेनॉइड जिसका कि रेडियस बहुत कम हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, वो कहलाती है एक इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। या फिर हम इनफाइनाइट लेंथ की जगह पर लार्ज लेंथ भी बोलते हैं। फिर बात आती है कि अगर अगर हमारे पास एक फाइनाइट साइज की सोलेनॉइड हुई तो उसके एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक फाइनाइट साइज की सोलेनॉइड है और उसके एंड पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि लेट अस सपोज वो जो हमारे पास सोलेनॉइड है फाइनाइट साइज की, वो इनफाइनाइट लेंथ की अगर होती तो क्या होता। इनफाइनाइट लेंथ की अगर होती तो कहीं पर भी अगर अंदर बीच में कहीं पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो वो बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता। अब क्योंकि ये फाइनाइट साइज की हमारे पास सोलेनॉइड है और हम उसके एंड पर पहुंच सकते हैं, तो वो जो एंड पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हाफ टाइम्स म्यू नॉट एन आई होगा। तो एट द एंड फील्ड इज हाफ ऑफ द सेंटर, दिस इज कॉल्ड द एंड इफेक्ट, इसको एंड इफेक्ट बोला जाता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई एक चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर फोर्स कैसे लगेगा। तो आपको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस पर चार्ज अगर क्यू को रख दिया जाए तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा क्यू ई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हो या मूव कर रहा हो, दोनों ही केस पर फोर्स लगता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को सिर्फ पुट कर दिया गया है, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगता है। साथ ही में जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, इस बात पर भी फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। तो इसी चीज को अगर हम एक कंबाइन करके एक इक्वेशन में लिखें कि हमारे पास एक रीजन है, एक जगह है जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही मौजूद हैं। एक चार्ज पार्टिकल जिसपे कि चार्ज क्यू है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, और उस वो अगर उस रीजन पर एंटर करता है, तो फोर्स जो उस पर टोटल फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स निकल कर आएगा क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी से, और क्यू ई हो जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स हमको हम लिख सकते हैं एफ एम बराबर क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, जिसको कि अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स पर लिखें और फिर साथ में उस पर मल्टीप्लाई कराकर एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर को, तो ये बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बराबर क्यू ई हो गया, ये तो हमें पता ही है। तो अब ये जो फोर्स है वी क्रॉस बी, ये जो वी क्रॉस बी टाइम्स क्यू फोर्स है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन किधर है। तो डायरेक्शन निकल कर आती है राइट हैंड वेक्टर प्रोडक्ट रूल का यूज करके, जिसपे कि हम वी क्रॉस बी करते हैं। क्या करते हैं, वी क्रॉस बी। तो अगर यहां पर प्लस चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज होता तो बाकी सारी चीजें सेम रहती। नेगेटिव आने की वजह से जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का वो बदल जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर हो जाता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो ले रहे हैं। जैसे पहला है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी with a velocity v in a direction perpendicular to that of b, then the charged particle experiences the force Fm बराबर qvb. Under its influence, the particle described as a circular path. और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो होता है स्मॉल r बराबर एम बी बाई क्यू बी। और फिर हम क्या करते हैं, r बराबर एम वी बाई क्यू बी में, ये देखो ये जो एम वी है, ये जो एम वी है, इस एम वी को लिख सकते हैं p मोमेंटम। और मोमेंटम की जगह पर लिखा जा सकता है अंडर रूट टू एम के, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर हमने ये लिखा तो फिर से हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं
अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने पहले एक्सेलरेट कराया था थ्रू द पोटेंशियल v, तो उसमें qv काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर qv भी पुट किया जा सकता है, v जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है। तो R बराबर हो गया √2m⁴ क्या कर सकते हैं यहां पर आप, जो b है उसको कॉमन ले ले और अंडर रूट ये बन जाएगा 2mv/q। तो यहां पर क्या है, p बराबर mv बराबर मोमेंटम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, k क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, v क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ एक्वायर करता है, क्यों कर रहा है, बेसिकली एक्चुअली होता क्या है देखिए। तो अभी मैंने आपको बताया v क्रॉस b करके आप निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ magnetic force that is acting on that particle when it enters a region where magnetic field B is present and the velocity is v। तो v क्रॉस b से निकल कर आता है फोर्स की डायरेक्शन। अब वो जो v क्रॉस b आपने निकाला है, वो जो डायरेक्शन होगी वो v की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यानी कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होने की वजह से कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। तो जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है और एक कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। तो वो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकल कर आएगा ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि रोटेट कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, टी बराबर हो जाएगा 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन न्यू बराबर हो जाएगा qb/2πm। न्यू यहां पर हो जाएगा qb/2πm, न्यू से क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। जो न्यू है उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर हो जाएगा qb/m। 2 पाई का अगर हम तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ तो ओमेगा बन जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा qb/m। अब देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, वी विल ब्रेक द वेलोसिटी इन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर जरूरी नहीं ना कि हमेशा ही जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर कर रहा हो, वो कैसे भी कर सकता है। तो कैसे भी करे अगर, तो उसके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो आर बराबर निकल कर आता है एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, यानी कि यहां पर कहना चाह रहे हैं कि अगर वी है तो वी का हम साइन थीटा ले लें, ठीक है। तो इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 की अलावा जो वो चार्ज पार्टिकल होता है वो हेलिकल पाथ डिस्क्राइब करता है। हेलिकल पाथ यानी कि सर्कुलर और जो स्ट्रेट लाइन वाला है उसका मिक्स करके जो हम पाथ डिस्क्राइब करते हैं वो हेलिकल पाथ कहलाता है। और उस हेलिकल पाथ का जो रेडियस है वो बन जाएगा एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, क्योंकि यहाँ पर वी परपेंडिकुलर की जगह पर ये वी थीटा आ जाएगा। अब रिवॉल्यूशन पीरियड टी बराबर हो जाएगा 2πm/qb और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी qb/2πm। अब है यहां पर पिच। तो पिच से मतलब ये है कि जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो कुछ समय लगता होगा, उतने समय में जो चार्ज पार्टिकल है वो कहां से कहां तक पहुंच जाता है लीनियरली, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लग रहा है उतने समय में जो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कहलाता है पिच, जिसको कि हम पिच ऑफ द हेलिकल पाथ बोलते हैं। यानी कि वी पैरेलल टाइम्स टाइम पीरियड हो जाएगा और पिच निकल कर आ जाएगा, ये बन जाएगा देखिए वी पैरेलल वी कॉस थीटा और टाइम पीरियड टी है, तो टाइम की जगह पर जो टाइम पीरियड है उसकी जगह पर आ जाएगा 2πm/qb। तो यहां पर जो पिच है
तो 2 पाई mv cos थीटा बाई क्यूबी बन जाएगा। अब यहां पर थीटा अगर 0 हुआ, थीटा 180 हुआ, तो उस केस में जो वेलोसिटी है या तो पैरेलल होगी सिर्फ थीटा बराबर 0 पर, और थीटा बराबर 180 इस पर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी पैरेलल होगी। उस समय जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर वो होता है 0। कितना फोर्स लगता है? 0। यानी कि उस केस में जो पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजर जाएगा और पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर वो चीज किसी भी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। फिर है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, और उस पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करें, आइडियल, तो उसमें कितना फोर्स लगता है? तो डी एफ एम बराबर हो जाता है आइडियल क्रॉस बी। तो टोटल फोर्स उस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना लगेगा? वो हो जाएगा एफ एम बराबर इंटीग्रेशन डी एफ एम बराबर इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम लिख सकते हैं एफ एम बराबर आई एल बी। उस पर फिर साइन थीटा वाला भी टर्म आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें तो। वरना क्या बन जाएगा? वो आई एल क्रॉस बी। ठीक है। अब यहां पर क्या है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं राइट हैंड का यूज। फिर है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन अनदर। क्यों? क्योंकि जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दूसरा वाला भी जिसपे कि करंट फ्लो हो रहा है वो भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी कि पहला वाला कंडक्टर दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड पर रखा हुआ है, और दूसरा वाला कंडक्टर पहले वाली की मैग्नेटिक फील्ड पर रखा हुआ है। तो अभी अभी हम लोग ने देखा कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो यहां पर क्या होगा कि जो ये टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन पर होते हैं तो उस समय जो ये हमारे वायर्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस्ड है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई लेंथ एल ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू द अदर कंडक्टर कैरिंग करंट, कुछ इस तरीके की देखिए सिचुएशन हो जाती है कि जब सेम डायरेक्शन पर करंट हो, F12 बराबर F21 हो जाता है, और वो एक दूसरे के इस तरीके से एक्ट होते हैं, यानी टूवर्ड्स एक दूसरे। ठीक है। वहीं पर जब करंट अपोजिट डायरेक्शन पर होता है, यानी कि I1 इस तरफ और I2 नीचे तरफ, तो उस समय ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। फोर्स ऐसा लगता है जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फोर्स का जो हमें मिलेगा फॉर अ लेंथ एल, एफ बराबर म्यू नॉट बाई टू पाई I1 I2 बाई आर टाइम्स एल। आर जहां पर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एल है वो हिस्सा जिस हिस्से पर हम ये फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर करें तो ये बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एल, जो कि बराबर हो जाएगा एफ नॉट, और ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई टू पाई I1 I2 बाई आर। अब किसी बुक में एफ नॉट को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया गया होगा, तो मैंने पहले बताया सिंबल्स की बजाय उसका क्या मीनिंग है वो याद रखें। तो इफ द करंट कैरिंग करंट्स इन द सेम, इफ द कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। सेम डायरेक्शन पर है तो अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन पर है अगर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पर है ऐसे अगर, तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। फिर बात आती है टॉर्क। व्हेन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क।
से टाउ बराबर हो जाता है NIAB साइन थीटा। तो करंट कैरिंग लूप की बात आ रही है, जिसको कि आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर उसमें एक टॉर्क आता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी उस पर लगता है, नेट फोर्स भी लगता है। जबकि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप को रखा जाता है तो उस पर एक नेट टॉर्क एक्ट होता है NIAB थीटा। अब यहां पर NIA क्या है? तो NIA इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। NIA को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, यानी कि एक कॉइल जिसपे कि नंबर ऑफ टर्न्स N है, करंट I फ्लो कर रहा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा M बराबर NIA। टाउ बराबर हो गया MB साइन थीटा। यानी कि बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि P साइन थीटा हमने देखा था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस करने पर जो उस पर टॉर्क लगता है, उसी तरीके का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, टाउ बराबर एम साइन थीटा। तो थीटा की बात यहां पर आती है कि थीटा आखिर किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यानी कि क्वेश्चन में एंगल कहीं का भी दिया हो, वैल्यू कुछ भी दी हो कि थीटा बराबर कुछ भी दिया हो, तो आपको पहले ये देखना है कि क्या वो जो थीटा है वो यही वाले थीटे की बात हो रही है। अगर यही वाला थीटा है तब तो ठीक है, वरना क्या होगा कि आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो एंगल गिवन है वो एम और बी के बीच का एंगल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उस एंगल की हेल्प से पहले एम और बी के बीच का एंगल निकालना होगा, तब जाकर फिर इस साइन थीटा में ये जो थीटा है यहां पर पुट कर सकते हैं, भले ही वो क्वेश्चन में थीटा करके दिया हो। एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि एम और बी के बीच का ही एंगल है या नहीं। अब यहां पर देखिए, इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म पर लिख सकते हैं, टाउ बराबर एम क्रॉस बी। तो अ करंट कैरिंग लूप behaves as a magnetic dipole whose magnetic moment is given by m बराबर I a। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसपे कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंट m ऑफ द डाइपोल निकल कर आएगा m इज इक्वल टू NIA। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको निकाल सकते हैं फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल। यानी कि हमें अपने राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर्स को उस करंट कैरिंग कॉइल में फ्लो होते हुए करंट की डायरेक्शन पर प्लेस करना पड़ेगा, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग के सामने है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक ऐसा डिवाइस जो कि यूज होता है डिटेक्ट टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट अप टू नैनो एम्पियर्स। यानी कि बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। So it can also be converted to ammeter and voltmeter by using suitable resistance in parallel and in series. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये हो जाएगा डी टाउ, या फिर ऐसा इसको लिखिए, डी टाउ नहीं, इसको ऐसा देखिए कि टाउ डिफ्लेक्शन बराबर NBIA या फिर NIAB। अब ये जो हमारा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी कि इतना टॉर्क वो एक्ट कर रहा है उस कॉइल को रोटेट करने में। So restoring torque is set up in the suspension fiber of torsional constant K. If alpha is the angle of deflection, the restoring torque tau restoring is equal to K alpha. रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएगा टाउ डिफ्लेक्शन के, यानी कि रिस्टोरिंग की जगह पर हम लिख सकते हैं के अल्फा बराबर इधर डिफ्लेक्शन की जगह पर NIABA। यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा NBA बाई के टाइम्स आई। यहां पर जो NBA बाई के है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ये एक गिवन एमसीजी के लिए, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स होंगी। यानी कि अगर गिवन है यानी कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, उस पे जो मैग्नेट यूज हो रहा है वो फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फिक्स है। तो जो के है टॉर्जनल
हमारे पास कांस्टेंट वो भी फिक्स है फॉर अ गिवन कॉइल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमने वहां पर वैसा उसको बनाया हुआ है। यानी कि डिफ्लेक्शन जो है पूरी तरीके से आई के प्रोपोर्शनल हो जाता है, और इसी वजह से हमने इसको अल्फा बराबर के टाइम्स आई करके लिख दिया, के जहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन रहा है। ये कैपिटल के और स्मॉल के में अंतर है, तो एन बी ए बाई के को हमने कैपिटल के ऐसे करके लिख दिया। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड उनको समझ लेते हैं, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर। जैसे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो जो एमीटर है उसको कैसे बनाते हैं हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, यानी कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, कैसे बना सकते हैं? तो एमीटर is made by connecting a low resistance S in parallel with pivoted type moving coil galvanometer। सिंपल सा ये है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आपके पास है उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दें, कुछ इस तरीके से कि ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का कुछ अपना जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा। अब इसके पैरेलल पर अगर आपने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया तो जितना भी करंट आ रहा होगा वो करंट पूरा का पूरा इस शंट रेजिस्टेंस से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, और जी जो है वो आपकी यहाँ पर एक तरीके से गैल्वेनोमीटर है तो वो किसी तरीके से इफेक्ट नहीं डालेगा। फिर है सर्किट से, अगर हम इस सर्किट से देखें तो देखिए क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा अगर हम इसके थ्रू देखें या फिर इसके थ्रू देखें। तो आई जी टाइम्स जी बराबर हो जाएगा आई माइनस आई जी टाइम्स एस, जिससे कि आप एस बराबर आई जी बाई आई माइनस जी टाइम्स जी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं जी बराबर एस टाइम्स आई माइनस आई जी बाई आई जी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बट अगर कंडीशन आपको कुछ ऐसी मिल रही है कि एस इज मच मच लेस देन जी, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट गोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर पे। सो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि अगर हम उसको कनेक्ट करें किसी सर्किट में किसी कंपोनेंट के क्रॉस, तो उसके थ्रू करंट नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। तो एक गैल्वेनोमीटर जी में जब हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो आई जी बराबर हो जाता है वी बाई जी प्लस आर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर वी बाई आई जी माइनस जी। बाकी सारे जो चीजें हैं वो सब सेम है, तो इससे हमें जो जी की वैल्यू है वो पता चल जाती है। फिर बात आती है करंट सेंसिटिविटी। तो द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट थ्रू इट। तो यानी कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो बन जाता है एस आई बराबर अल्फा बाई आई, और ये बन गया हमारा एन बी ए बाई के, जहां पर टॉर्जनल कांस्टेंट है। तो अगर हम यहां पर देख रहे थे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर को, इस पे अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालें, अगर हमारे पास एक वोल्ट मीटर बन गया और उसकी हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन कैसे? वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन होगी एस वी बराबर अल्फा बाई वी। अल्फा यानी कि जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, वही तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो जब वी बराबर आई आर होगा तो इसको हम क्या करें, पुट कर दें इस एबव वैल्यू पर, एस वी बराबर हो जाएगा अल्फा बाई आई आर। अब इस पे देखिए कि क्योंकि अल्फा बाई आई जो है वो करंट सेंसिटिविटी है जिसको कि हम एस आई से लिखते हैं, तो लिखा जा सकता है कि एस वी बराबर एस आई बाई आर, यानी कि जो एस वी है वो हो गया सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर और एस वन हो गया सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सारी वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद करंट डेंसिटी जो या फिर करंट सेंसिटिविटी जो है वो एस वन में जो है
यहां पर क्या होगा, वो बन जाएगा SV बराबर NBA/R। के यहाँ पर क्या है, टॉर्सनल। सो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।